हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग यानी लेक्चरर इंग्लिश के बारे में। यानी लेक्चरर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी हमारे कंटेंट है, पोइट्री सेक्शन है, भले ही एसेज हैं, ड्रामा है, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये जो भी हैं अब आज से जो है सीरीज शुरू हो रही है और इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। और प्रवक्ता की तैयारी के लिए अभी से आप लोग जो है अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगा एलटी एग्ज़ाम का, भले आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा हो, नहीं रहा हो, बाउंड्री में हो, कुछ भी आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फ़िलहाल आप उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। फ़िलहाल आप तैयारी कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब आपके पास भर्ती आती है, वैकेंसी आती है। और इस वक्त साफ तौर पे आपको पता होगा कि अप्रैल मंथ जो है डिसाइडेड है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, और उसके जस्ट 1-2 मंथ के बाद जो है आफ्टर आपका मेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो आपको जो है मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी अभी से शुरू करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग है अगर वही पास नहीं किया तो फिर मेंस का क्या यहाँ पर रोल रह जाता है। देखिए स्क्रीनिंग पास करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है। और अगर आप देखें कुछ डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्किप करके भी बाकी चीज़ों को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो इसमें आयोग वगैरह दिए हैं 40 नंबर का तो यही बन जाता है। हिंदी 20 मार्क्स की बहुत बेसिक पूछते हैं, ठीक है। उत्तराखंड आती है, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस उसमें है, कुछ वंश वगैरह दिए हैं, उन वंशों को पढ़िए, तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ जो है मार्क्स इकट्ठा कर सकते हैं। 150 में से अगर आपके 70 to 75 या 80 तक के मार्क्स भी आ जाते हैं तो मे बी आप सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इंग्लिश की ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन मेन सब्जेक्ट में कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप ये माइंडसेट तैयार करेंगे कि पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करें, अब आप सितंबर से स्टार्ट हो गए और इस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आप मार्च तक स्क्रीनिंग पढ़ते रहे और अप्रैल के मंथ में आपने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दिया और आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है पास कर लिया, लेकिन उसके जस्ट 2 महीने बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा आप उसका सिलेबस कवर नहीं कर पाए, तो आपकी स्क्रीनिंग का जो महत्व है वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आप जो है अपने इस समय को, यानी जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम के बाद नॉर्मली यही होता है कि एग्ज़ाम टाइम तक हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही पढ़ाई को स्किप कर देते हैं। लेकिन ये जो स्किप हम जो टाइम पीरियड होता है स्किप करने का, इसमें सब कुछ आपका वाइट वॉश हो जाता है, सब कुछ आपके माइंड से क्लीन हो जाता है। तो आप लोगों को जो है लगातार प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको तैयारी करनी है और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आगे बढ़ाना है। और आज की इस वीडियो में भी मैं यही डिस्कस करूँगा। हम पहला एक टॉपिक लेंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में जो पोइट्री सेक्शन है इसमें आप गौर फरमाएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जॉन कीट्स, टेनिसन और टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजनी नायडू, ए.के. रामानुजन, कमला दास, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पोइट्री सेक्शन का। तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, आप इसको और डिटेलिंग में पढ़िएगा। मैं आपके सामने नए नए एमसीक्यूज़ भी लेते आऊँगा और इंपॉर्टेंट जो भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बच गए हैं या लेक्चरर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें कुछ और होनी चाहिए वो भी मैं ऐड करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को जो है इसमें आप जो बचा पोइट्री सेक्शन में वो हमारे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड और स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। ये दो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे राइटर या पोइट जो है वो नए हैं, तो इनको हमें पढ़ना है पोइट्री यूनिट में। उसके बाद हम ऐसे की तरफ जाएंगे। ऐसे में भी आप ऐसे देखेंगे फ्रांसिस बेकन हमने पढ़ा था, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट में भी नहीं पढ़ा था, बर्ट्रैंड रसल हमने नहीं पढ़ा था, ए.जी. गार्डिनर इसमें है, एम.के. गांधी है, खुशवंत सिंह। जो बचते हैं उनको हम आगे पढ़ते जाएंगे, जिससे कि आप पुराने सिलेबस के साथ नए को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना कोर्स पूरा करेंगे। और आप अपने मन में ये चीज़ बनाएंगे कि 2-3-4 महीने के अंदर मुझे मेंस का भी पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ताकि आप जब आप स्क्रीनिंग पैरेलल में चलाइए, स्क्रीनिंग के लिए आप आयोग वगैरह डेली पढ़िए। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बात कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोग देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि बच्चे बहुत सारे कोर्सेस परचेज़ करते हैं और कोर्सेज़ के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब में इतना फ्री कंटेंट है कि अगर आप चाहें तो हर एक चीज़ को सर्च करके अलग अलग टीचर्स से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन फिर भी कई लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन कि वो लें, बेशक लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की डायरेक्शन में नहीं होते, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आप यहाँ पर किसी से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपकी कोई समय सीमा नहीं होती, आपके पास बहुत अच्छा मौका रहता है यहाँ पर पढ़ाई करने का।
तो देखिए आज हम मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लेक्चर में थोड़े से जो है आपके 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आप यह मान लीजिए कि 40-45 क्वेश्चन आपकी ग्रामर के, बाकी सारे के सारे लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। और लिटरेचर में आप सोचिए कि यूकेपीएससी जो है वो यूके ट्रिपल एससी की तरह सिलेबस से हट के कुछ नहीं देगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस से ही सब कुछ मिलेगा। जो राइटर दिए हैं उनके वर्क से रिलेटेड, उनके कैरेक्टर्स, उनके ईयर्स, वही सब चीज़ें आपको यूकेपीएससी के एग्जाम्स की मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी समय मैंने आपको ले लिया, लेकिन फिर भी जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया वो सब कुछ बहुत ही वेरी इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेकअप आपको नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी आराम कर लिया है, अब आप आज से आप शुरू हो जाइए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखिए फैक्ट बेस्ड ही हमेशा आपको पता है कि मेरा कंटेंट रहता है। फिलहाल आज मैथ्यू अर्नोल्ड को हम पढ़ रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे पॉइंट वाइज। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है 24 दिसंबर 1822 जो है इनका बर्थ डेट है, याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1888 जो है इनका डेथ है। अब कई स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स ये बोलेंगे कि सर यूके ट्रिपल एस सी एल टी एग्ज़ाम में तो हमने बहुत डेट्स याद की थी बट नहीं आई। लेकिन दोस्तों नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी संभावनाएं रहती हैं। यूकेपीएससी वाकई सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछता है, तो आप ज़रूर याद रखें। 24 दिसंबर 1822 मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है बर्थ पीरियड है और 15 अप्रैल 1888 जो है इनका डेथ का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक। इनको इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है और साथ ही साथ कल्चरल क्रिटिक भी कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ थॉमस अर्नोल्ड द हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। इनके जो फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, वो हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। रग्बी स्कूल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इनके लाइफ में। हिज टू ब्रदर्स, इनके दो भाई थे, टॉम अर्नोल्ड जो कि एक लिटरेरी प्रोफेसर थे और विलियम डेलाफील्ड अर्नोल्ड जो कि एक नोवेलिस्ट और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, विलियम डेलाफील्ड। तो याद रखिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, आप इनको पॉइंट वाइज ही याद रखिएगा। ही हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सेज राइटर। इनको सेज राइटर भी माना जाता है, यानी काफ़ी ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट भी हम जिसको कहते हैं, ऐसा इनको राइटर माना जाता है। ही वॉज ऑल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फॉर 35 ईयर्स। 35 साल तक ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहे हैं एंड सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रेगुलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन। और इन्होंने जो है सपोर्ट किया है कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को? स्टेट रेगुलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन को। ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, स्टेट रेगुलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन को। आगे देखिए। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस अर्नोल्ड एंड हिज वाइफ मैरी पेनरोज। तो इनकी मदर का नाम जो है मैरी पेनरोज अर्नोल्ड है और इनके फादर थॉमस अर्नोल्ड, और ये उनके एल्डेस्ट सन थे, ठीक है। इन 1828 थॉमस अर्नोल्ड वॉज अपॉइंटेड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। इनके जो फादर हैं थॉमस अर्नोल्ड, उनको 1828 में जो है रग्बी स्कूल का हेडमास्टर जो है अपॉइंट किया गया था एज अ हेडमास्टर। ही रॉट वर्ड्स फॉर अ फैमिली मैगजीन। तो यहाँ बता रहे हैं कि अब जो है, यहाँ तक इनके फादर के बारे में हमने पढ़ा, अब यहाँ पर हम अर्नोल्ड के बारे में बता रहे हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में, कि उन्होंने एक वर्ड्स लिखा था फैमिली मैगजीन में एंड वॉन स्कूल प्राइज। इनको स्कूल प्राइज भी मिला। हिज प्राइज पोम जो है, जो इनकी प्राइज वाली पोम थी मैथ्यू अर्नोल्ड की, उसका नाम था एलारिक एट रोम। याद रखिए, एलारिक एट रोम वॉज प्रिंटेड एट रग्बी, और इसे रग्बी में प्रिंट भी किया गया था। तो स्कूल मैगजीन के लिए उन्होंने सबसे पहले पोम लिखी थी, इसका नाम आपको याद रखना है, एलारिक एट द रोम। नेक्स्ट देखिए। इन नवंबर 1840 इज 17 अर्नोल्ड मैट्रिकुलेटेड एट बेलिलोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। बेलिलोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से 1840 में जब 17 साल के लगभग थे तो इन्होंने वहाँ से जो है मैट्रिकुलेटेड जो है वो क्रैक किया था। वेयर इन 1841 ही वॉन एन ओपन स्कॉलरशिप, और 1841 में जो है इनको एक ओपन स्कॉलरशिप भी मिली थी। ग्रेजुएट जो हुए थे बीए 1844 में, और उसके बाद ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट्स ईयर्स एट ऑक्सफोर्ड हिज फ्रेंडशिप बिकम स्ट्रॉन्गर विद ऑर्थर हफ क्लब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनके फ्रेंड हैं, जिनको AH क्लब भी कई जगह लिखा होता है। तो ऑर्थर हफ क्लब जो है इनकी फ्रेंडशिप इनके साथ हुई ऑक्सफोर्ड में। कहाँ पर मिले थे पूछा जा सकता है, या फिर किसके साथ फ्रेंडशिप हुई, तो आपको इनका नेम ज़रूर याद रखना है। अ रग्बी पीपल हु हैड बीन वन ऑफ हिज फादर्स फेवरेट। तो इनके फादर के काफ़ी फेवरेट भी थे ये ऑर्थर हफ क्लब, ठीक है, रग्बी स्कूल में। हिज
पोम क्रोमवेल वन द 1843 न्यूडिगेट प्राइज। तो इनको जो है इनकी एक पोम है मैथ्यू आर्नोल्ड की क्रोमवेल, और ये जो है 1843 में इनको इसके लिए न्यूडगेट प्राइज़ मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। जिन पॉइंट्स को ज़्यादा मैं तवज्जो दे रहा हूँ, जिनको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मस्ट बी लर्न इट। ही ग्रेजुएटेड इन द फॉलोइंग ईयर विद सेकेंड क्लास ऑनर इन लिटरेरिया ह्यूमैनिटीज। तो इसमें उन्होंने जो है क्लास ऑनर, सेकंड क्लास ऑनर जो है प्राप्त किया था लिटरेरिया ह्यूमैनिटीज से। थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। इन 1845 आफ्टर अ शॉर्ट इंटरल्यूड, 1845 में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ऑफ टीचिंग एट रग्बी में टीचिंग के बाद आर्नोल्ड वाज इलेक्टेड, इनको इलेक्ट किया गया था फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनको जो है इलेक्ट किया गया था एज अ फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, यानी इन्होंने ब्रेक किया था कुछ टाइम रग्बी स्कूल की टीचिंग। In 1847 he became private secretary to लॉर्ड लैंसडाउन, और 1847 में जो है ये एक प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे किसके, लॉर्ड लैंसडाउन के, लॉर्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ द काउंसिल जिसको हम क्या कहते हैं। इन 1849 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। 1849 में उन्होंने अपनी सबसे पहली पोइट्री की बुक जो है पब्लिश की थी, जिसका नाम है द स्ट्रेयर्ड रेवलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1849 द स्ट्रेयर्ड रेवलर, द स्ट्रेयर्ड रेवलर। आगे देखिए, इन 1850 वर्ड्सवर्थ डाइड, आर्नोल्ड पब्लिश्ड हिज मेमोरियल वर्ड्स। 1850 में जो है वर्ड्सवर्थ जो है उनकी डेथ हो गई थी, और आर्नोल्ड ने जो है उनकी एक मेमोरियल वर्ड्स जो है उनके लिए पब्लिश की थी ऑन द ओल्डर पोइट इन फ्रेशर्स मैगजीन। और ये जो है इन्होंने फ्रेशर्स मैगजीन में जो है पब्लिश कराई थी। तो मेमोरियल वर्ड्स का पूछा जा सकता है, तो किसकी मौत पे इन्होंने ये पब्लिश किया था, तो 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। इन अप्रैल 1851 वन ऑफ हर मैजेस्टीज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, अप्रैल 51 में जो है ये मैजेस्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने रग्बी के। 2 months लेटर ही मैरिड फ्रांसिस ल्यूसी, 2 महीने बाद जो है इन्होंने फ्रांसिस ल्यूसी से शादी की, डॉटर ऑफ सर विलियम विटमैन। तो विलियम विटमैन के जो है उनकी डॉटर के साथ इन्होंने शादी की, जिनका नाम फ्रांसिस ल्यूसी है। इन 1852 आर्नोल्ड पब्लिश्ड हिज सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोम्स। उसके बाद 1852 में इन्होंने सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोम जो है अपनी पब्लिश की। देखिए ध्यान दीजिए, 1849 में इन्होंने जो है फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री लिखी थी, जिसका नाम था द स्ट्रेयर्ड रेवलर। और हम यहाँ नीचे देखिए, अभी आपको बता रहे कि 1852 में जो है आर्नोल्ड ने अपनी सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोम लिखी, जिसका नाम है एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्नोल्ड वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड इन 1857। 1857 में जो है पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड में जो है एज अ प्रोफेसर जो है पोइट्री में इनको इलेक्ट किया गया था। He was the first in this position to deliver his lecture in English rather than in Latin। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी पोजीशन इनकी थी कि इन्होंने अपने जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश की बजाय लैटिन की बजाय इंग्लिश में जो है दिए थे वहाँ पर लेक्चर्स। ही वॉज री इलेक्टेड, फिर उसके बाद कुछ टाइम इनको ब्रेक किया गया, फिर 1862 में इन्हें री इलेक्ट किया गया वहाँ पे, ठीक है, एज अ प्रोफेसर। अब देखिए आर्नोल्ड्स की कुछ पोइट्री है, मेजर पोएम्स, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया पोइट्री कलेक्शंस जो इनके मेनली थे, द स्ट्रेयर्ड रेवलर एंड अदर पोएम्स 1849, एम्पीडोकल्स ऑन एटना जो है 1852। देखिए मैं एक साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसे कभी कभी आसानी होती है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप पढ़ते हैं हम। तो लिरिक्स इनके कुछ खास हैं, द फॉरशिकन मरमैन, डोवरवीच जो कि 1847 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, डोवरवीच को आप ज़रूर याद रखें, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। द स्कॉलर जिप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1853, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिलोमिला और शेक्सपियर, ये इनके लिरिक्स हैं। एलिजीज हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं, जहाँ पर हम बात करें एलिजीज, फर्स्ट इनकी है थ्राइसिस जो कि 1865 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा।
रग्बी चैपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 1867, ओवरमैन वंस मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोरियल वर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड मेमोरियल वर्ड्स वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेशर्स मैगजीन। पूछा जा सकता है कि किस मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया, तो ये है फ्रेशर्स मैगजीन। कब किया गया? 1850 में। द पोम वॉज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये जो पोम है ट्रिब्यूट था विलियम वर्ड्सवर्थ को, हु डाइड इन 1850, जिनकी मौत 1850 में हो गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड वर्क्स, अब इनके वर्क से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग ही कैटेगरी में किया गया, जिससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी इनको याद करने में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। In 1849, Arnold, under the pseudonym A, published a collection of short lyric poem called The Strayed Traveller. The Strayed Traveller जो है इन्होंने pseudonym नेम से जो है पब्लिश की थी, उस वक्त pseudonym नेम था A। याद रखिएगा A इनका pseudonym नेम है, ठीक है, जिस नाम से इन्होंने The Strayed Traveller लिखा था। During the 1860 Arnold acquired his reputation as a critic and his major works during this time। तो इस वक्त इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी रेपुटेशन बना दी थी एज अ क्रिटिक, मेजर वर्क्स ड्यूरिंग द टाइम। उस वक्त के जो सबसे बड़े महान इनके काम हैं वो है इंक्लूडेड ऐसे इन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड एनार्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड लिटरेचर एंड डोगमा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से काफ़ी अच्छी रेपुटेशन इन्होंने उस वक्त जो है बना ली थी 1860 के ड्यूरेशन में। तो आप इन 3 वर्क्स को भी याद रखना कि ऐसे इन क्रिटिसिज्म किसने लिखा है, कल्चर एंड अनार्की किसने लिखा है, और लिटरेचर एंड डोगमा किसने लिखा है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिज पोइट्री इज एलेजिक विच इज़ ऑक्यूपाइड विद फेथ, नेचर, मेलनकली इन लाइफ। अब देखिए इनकी खास बात पोइट्री की क्या है, फेथ उसमें आपको दिखेगा, नेचर्स के बारे में काफ़ी कुछ दिखा, मेलनकली से रिलेटेड, मेलनकली इन लाइफ, लाइफ में जो मेलनकली है, दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ कि कैसे लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ हो रहा है, या लॉस ऑफ लव, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, डोवर बीच रिटन इन 1851 एंड पब्लिश्ड इन हिज न्यू पोम्स इन 1867। देखिए वैसे तो इसको लिखा गया था 1851 में डोवर बीच को, लेकिन ये पब्लिश्ड हुआ था 1867 में न्यू पोम कलेक्शन में, ठीक है। इस कलेक्शन का नाम भी याद रखा है, न्यू पोम्स। इज़ वन ऑफ मोस्ट नोटेबल पोम, इसको मोस्ट नोटेबल पोम भी कहते हैं। आर्नोल्ड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज यूथ वॉज ऑर्थर हफक्लफ, ऑन हुज डेथ आर्नोल्ड मॉर्न्ड इन हिज एलिजी थ्राइसिस। और जो थ्राइसिस लिखी थी इन्होंने, वो एक एलिजी थी जो कि इन्होंने डेथ पे लिखी थी अपने फ्रेंड ऑर्थर हफक्लफ की, जो कि 1867 में लिखी थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्क आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर से कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं, द स्ट्रेयड ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स 1849, द फॉरसैकन मरमैन, एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम 1852, द बरियल लाइफ, ये इनका वर्क है। एम्पेडोकल्स ऑन एटना भी इन्होंने लिखा है। समर नाइट इनका वर्क है। एक कलेक्शन आया था इनका पोम्स का 1853 में, सोरब एंड रुस्तम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नैरेटिव पोएम है, याद रखिएगा, सोरब एंड रुस्तम 1853 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ 1892 लाइन्स इन ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है सोरब और रुस्तम। 1892 जो है, सॉरी 18 कह रहा हूँ, 892 जो है इनमें लाइन्स है, और साथ ही साथ ये एक नैरेटिव पोएम थी। तो 2-3 चीज़ें इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोरब और रुस्तम किसने लिखा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। कब पब्लिश हुआ, 1853 में। क्या है, नैरेटिव पोएम है। कितनी लाइन्स है, 1892, और किस फॉर्म में लिखा गया था, ब्लैंक वर्ड्स में। तो इस तरह से आपको इतने सारी चीज़ें इसकी याद रखनी है, मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। द स्कॉलर जिप्सी के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड बेस्ड ऑन 17th ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। तो ये जो है इसमें 17वीं शताब्दी की स्टोरी है जो कि जोसेफ ग्लैनविल ने लिखी थी, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है इसमें, इस पोम में, द स्कॉलर जिप्सी में, ठीक है। आर्नोल्ड बिगन द स्कॉलर जिप्सी इन पास्टोरल मोड, स्टार्टिंग इसकी जो है पास्टोरल मोड में की गई। टोटल 250 लाइन्स इसमें है, 250 लाइन्स इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेमोरियल वर्सेस ऑन वर्ड्सवर्थ 1850 एन एलिजी ऑफ 74 लाइन। 74 लाइन की एलिजी है इन प्रेज एंड लैमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की डेथ पे जो है प्रेज और लैमेंट किया गया है, ठीक है, शोक मनाया गया है।
फोर्थ इनका है पोम्स सेकंड सीरीज जो आई थी 1855 में। ब्लैडर डेड भी इनका एक वर्क है जो कि किस में आया था, पोम्स में आया था, पोम्स वाले कलेक्शन में ब्लैडर डेड। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर जो है वो 1861 में इनका आया था एक कलेक्शन, इसमें पोम्स का कलेक्शन है, पोम है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो है 1865 में पब्लिश हुआ था। द स्टडी ऑफ पोइट्री 1888 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865, द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880। न्यू पोम्स जो है वो 1860, इसमें आपने देखा होगा कि जो न्यू पोम्स है 1867 में आया है, कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं इस वजह से कि आप बार बार इन्हें याद रख सकें। डोबर बीच, दिस पोम इज रिटन इन 1851, इट वाज एलेजी इन विच द पोइट लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। डोबर बीच किस चीज़ से संबंधित है ये भी मैंने यहाँ बता दिया। दिस पोम इज रिटन इन 1851 में लिखा गया था। इट वाज एन एलिजी, ये एक एलिजी है, शोक गीत है। इन विच द पोइट लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, जो रिलीजियस फेथ लोगों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस पर अफसोस या उस पर शोक मना रहे हैं वो डोबर बीच वाले वर्क में, ठीक है, इस पोम में। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में यहाँ लिखी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा इधर भटकना नहीं पड़ेगा। थ्राइसिस, दिस इज अ पास्टोरल एलिजी विच रिटन इन दिसंबर 1865। पास्टोरल एलिजी है थ्राइसिस। आपको भी मैंने बताया कि किसकी डेथ पे, उनके खास फ्रेंड ऑर्थर हब क्लब्स, ठीक है। कल्चर एंड एनार्की जो कि 1869 में लिखा था। कल्चर एंड एनार्की इज अ सीरीज ऑफ पेरियोडिकल ऐसे बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। पेरियोडिकल जो है ऐसे है, फर्स्ट पब्लिश इन कॉर्नेवल मैगजीन, सबसे पहले कॉर्नेवल मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1867-68 के आसपास, एंड कलेक्टेड एज अ बुक इन 1869। तो फाइनली अगर इसका पब्लिकेशन डेट पूछे तो 1869 होगा। किस में पब्लिश हुआ था, कॉर्नेहिल मैगजीन में हुआ था। और कब हुआ था, 1869। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, ये भी जो है इनका कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ एसेस, ये ऐसे कलेक्शन है इनका। लेटर फ्रॉम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश इन 1871। तो फ्रेंडशिप्स गार्लैंड जो है 1871 में एक कलेक्शन ऑफ ऐसे है, ये जो है पब्लिश किया गया था। लिटरेचर एंड डोगमा जो कि 1873 में पब्लिश किया गया था। लिटरेचर एंड डोगमा इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स बेस्ट वर्क इन द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन। तो इसको बेस्ट वर्क माना जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग। गॉड एंड द बाइबल जो कि है इनका वर्क 1875 में आया था। लास्ट ऐसे ऑन चर्च एंड रिलीजन जो है इनका 1877 में आया था। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो है रिलेटेड टू मैथ्यू अर्नोल्ड। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी और इतने सारी चीज़ें, इतने पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, ये सभी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और लेक्चरर का ये सबसे पहला लेक्चर है, तो इसका मतलब तो प्लीज़ जम के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, तसल्ली से लिखिएगा, तसल्ली से याद कीजिएगा। मैंने कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करने की कोशिश की, आप भी लिखिए ज़रूर, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपको ऑटोमेटिकली याद आने लगता है। क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको लिखते हैं दो तीन, जैसे आपने एक पेज लिख दिया, सेकंड पेज लिख दिया, फिर जैसे आप थर्ड पेज में गए तो दोबारा वो चीज़ लिख रहे हैं, तो आपके लिए एक रिकॉल भी होता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।